everyone. Good evening. Good evening everyone. Welcome to टाइम्स कोचिंग सेंटर. आप सभी का टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है. चलिए तो फिर आपके क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास स्टार्ट की जाए. वर्षा सैनी आ चुकी हैं, प्रेम प्रकाश कुमार आ चुके हैं, रोहन आ चुके हैं, कृष्णकांत जी आ चुके हैं. कह रहे हैं आज क्लास स्टार्ट नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी क्लास? क्लास जब शेड्यूल में लग जाती है तो क्लास पक्का होती है प्यारे बच्चों, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर क्लास स्टार्ट हो गई है तो होनी ही है. चलो फिर स्टार्ट किया जाए. आज का क्लास आ चुकी हूं मैं. एक बार मुझे कमेंट करके बताओ. गौरव राठी, शारदा पाल, कैलाश कुमार, कमलेश शर्मा, सौविक मोहातो, राहुल, चंदन कुमार, अंबुज, अजित, सौरभ पांडे, उमेश कुमार और राजकुमार पोसवाल, ऋतिक कुमार, रविकांत, सोनू कुमार राम, अरुण, संजय कुमार, विवेक सिंह, दीपक, गौरव, आकांश, सौदे आलम, अजीत. अरे बाप रे, बहुत सारे बच्चे आ गए. अब सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, है ना? जिसके नहीं लिए उन सबको ढेर सारा प्यार. चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास. हाँ जी बिल्कुल स्वाति. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जय श्री राम, जय श्री राम. चलो ओके, स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास. तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हम बायोलॉजी की क्लास पढ़ रहे थे, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे. और बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे? लिविंग्स के कैरेक्टर पढ़ रहे थे. याद है आपको? मैंने कहा था कि आप बायोलॉजी में लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन लिविंग्स क्या होता है मैं ये पढ़ा रही थी कि किसे आप लिविंग बोलोगे. तो लिविंग होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि आप उसे लिविंग बोलोगे. तो मैंने आपको कल, बताओ जल्दी से कमेंट करके, हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे. सबसे पहला, मैम लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या हो? सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन हो, कोशिकीय संगठन हो. लिविंग वही होता है, साइंस कहती है या सेल थ्योरी कहती है कि लिविंग वही है जिसके शरीर में सेल्स हो, जिसका बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसे लिविंग कहते हैं. अगला मैंने कहा था उनकी सेल्स में क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए. अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो वो उसके लिए आप लास्ट क्लास देख सकते हैं. देन मैंने कहा था लिविंग वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो. मेटाबॉलिज्म बोले तो चयापचय की क्रियाएं हो. चयापचय की क्रियाएं दो टाइप की होती हैं, पढ़ा चुकी हूं. लिविंग वही है जिसके बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, पोषण की प्रक्रिया हो, उसे आप क्या बोलोगे? लिविंग बोलोगे. नेक्स्ट कैरेक्टर, लिविंग वही है जिसके बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस हो, पाचन की प्रक्रिया हो. लिविंग वही है जिसके बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, जो रेस्पायर करे, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो. ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि लिविंग वही. ये सारे कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिए थे. इनकी नंबरिंग कर दो. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. इतनी बात मैं पढ़ा चुकी थी. यस यस, बहुत सही, सबने सही जवाब दिया. मनप्रीत सिंह ने सब लिख डाले. बहुत बढ़िया मनप्रीत, ऐसे ही मेहनत करते जाओ. आओ नेक्स्ट, आप आज क्या पढ़ोगे? लिविंग वही है जिसके बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो. लिविंग वही है जिसके बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो. लिविंग का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि लिविंग्स जो होते हैं उनके बॉडी में क्या होना चाहिए? आप बताओगे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना चाहिए. अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्सक्रीशन, कोई आपसे पूछ ले एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, तो बच्चों हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं. जो लिविंग्स होते हैं, हमारी बात नहीं कर रही मैं, प्लांट्स को ले लो आप, बैक्टीरिया को ले लो, जितने भी लिविंग्स हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर, सबको ले लो. तो जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सब लिविंग्स के बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी आप बताओगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं एक दिन में. तो उन केमिकल रिएक्शंस में कुछ अच्छी चीजें बनती हैं और कुछ बाई प्रोडक्ट खराब चीजें बन जाती हैं. मान लो किसी लिविंग के बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुई A+B,
दो रिएक्टेंट जुड़े, दो अभिकारक जुड़े, तो यहां से प्रोडक्ट बने C+D। तो ये C और D जो हैं ये तो जरूरी है इस लिविंग बॉडी के लिए, लेकिन जब C और D बने तो साथ में कुछ बन गए टॉक्सिक कंपाउंड, कुछ जहरीले यौगिक बन गए। और अगर ये जहरीले यौगिक इस लिविंग बॉडी में रह जाएंगे तो ये उसको क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, उसे हानि पहुंचाएंगे, उसे क्षति पहुंचाएंगे। तो भैया जब कभी किसी लिविंग बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो केमिकल रिएक्शन में कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे अच्छे C+D हो गया, इनको जरूरत है लिविंग बॉडी को। लेकिन जैसे ही C+D बने तो साथ में कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी बन गए, कुछ जहरीले यौगिक बन गए, और ये जहरीले यौगिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन टॉक्सिक कंपाउंड्स को क्या करना, रिमूव करना। रिमूव का मतलब है इन्हें बाहर निकालना उस लिविंग बॉडी से। क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजीनियस बेसिस बनते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, और वो कंपाउंड अगर हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं तो बच्चा धीरे धीरे आपका किडनी, फेफड़े, लीवर, पैनक्रियाज सब खराब कर देते हैं, सब खराब कर देते हैं। इसलिए हमारे बॉडी से इन्हीं टॉक्सिक कंपाउंड्स को आपको रिमूव करना होता है, इन्हें रिमूव करना होता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये टॉक्सिक कंपाउंड रिमूव होते हैं उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। किसी भी लिविंग बॉडी से, किसी भी सजीव के शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, अगर वो हानिकारक पदार्थ अंदर रह गए तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टर है किसी भी लिविंग का। अब आप सोच रहे होंगे क्या प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं प्लांट एक्सक्रीशन। आपने देखा होगा, आप सुबह सुबह किसी प्लांट के नीचे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो तो एक प्लांट से छोटी छोटी पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। वो क्यों गिरती हैं, कभी आपने सोचा है? क्योंकि प्लांट के अंदर जब ज्यादा मात्रा में पानी हो जाता है तो वो अपना ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के थ्रू पानी बाहर निकाल देता है। प्लांट क्या निकालते हैं, दिन में ऑक्सीजन, रात को CO2 निकालते हैं, आपको मालूम होगी ये बात। ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जिनसे गोंद मिलता है, लैटेक्स, रबड़ मिलता है लैटेक्स के प्लांट से। कहीं भी कट लगाओगे उससे रबड़ मिलता है, जिससे आप रबड़ बनाते हो लैटेक्स मिलता है। तो ऐसे ही प्लांट से भी बहुत सारे, आप बताओगे बेटा, बहुत सारे प्लांट से भी एक्सक्रीशन होता है, प्लांट से भी, हमारे बॉडी से भी होता है। अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो भी एक्सक्रीशन करता है। तो जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सब लिविंग बॉडी से जो भी टॉक्सिक कंपाउंड बने हैं उन्हें रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो लिविंग का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, दे कैन एक्सक्रीशन, उनमें एक्सक्रीशन होना चाहिए। ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये एक्सक्रीशन नहीं करते हैं, जबकि हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। हमारे बॉडी की अगर मैं स्पेशली ह्यूमन बींग्स की बात करती हूं तो हमारे बॉडी में देखना क्या क्या बनता है, हम क्या क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं, लाइक यूरिया, हम लोगों के बॉडी में यूरिया बनता है, यूरिन, मूत्र या पेशाब जिसे बोलते हो वो बनता है। हमारे बॉडी में अमोनिया बनता है, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बनता है, यूरिक अम्ल बनता है। एंड ये सारे के सारे टॉक्सिक हैं, ये सारे के सारे जहरीले हैं और इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करोगे उसे क्या बोलोगे आप, एक्सक्रीशन बोलोगे। अगर इन्हें रिमूव नहीं करा तो अंदर रह गए तो आपके बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपके गुर्दों को, आपके किडनी को फेल कर देंगे, किडनी को डैमेज कर देंगे, किडनी को नुकसान पहुंचा देंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसीलिए मैंने कहा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी लिविंग का क्या बनना चाहिए कि उनमें एक्सक्रीशन होना चाहिए, उनमें उत्सर्जन होना चाहिए। तो ये हो गया नेक्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर नंबर 7। आप चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर नंबर 8। क्या आता है? 8 पर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता है, उसमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए। और कौन सा? रिप्रोडक्शन का।
प्रजनन की प्रक्रिया होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होना चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है प्रजनन, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा कोई भी लिविंग बॉडी है, हर एक लिविंग बॉडी रिप्रोड्यूस करता है। अपने जैसी जाति का निर्माण करना प्रजनन कहलाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल के लिए या वो क्या करता है, अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अपने जैसी क्या प्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है अपने जैसी संतान बनाता है, और संतान जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनाता है उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अपने जैसी जाति का निर्माण करना प्रजनन कहलाता है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो रिप्रोडक्शन करता है। अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो हमारा एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है और हम सब ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे, तो इस धरती से हमारा वंश खत्म हो जाएगा। अगर बंदर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो सारे बंदर खत्म हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई बंदर को पहचानने से मना कर देगा। ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा पहले पुराने के जमाने में जिराफ हुए करते थे, और क्या क्या ये आपका बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते थे जो अब सिर्फ 2, 4 या 8, 10 बचे हैं जिनको चिड़ियाघर में रखा जाता है। तो अपने जैसी जाति का निर्माण करना, अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, और जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू करते हैं उसे ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसे ही प्रजनन कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यस मैम, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी हम लोग सब रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं? यस, प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए ये बात। प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो होता है उसका फ्लावर। अगर आपने कभी पढ़ा होगा गुड़हल का फूल दिखा के, 10वीं क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये मेल फ्लावर के पार्ट्स हैं, ये फीमेल फ्लावर के पार्ट्स हैं, और ये रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट माना जाता है। क्या? एक फूल एक प्लांट का जो फ्लावर होता है, फूल होता है, पुष्प होता है, वो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए प्लांट भी क्या है, लिविंग। लेकिन ये मार्कर, ये मेरी घड़ी, ये आपका कैमरा, ये डिजिटल बोर्ड, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग्स हैं, हम लिविंग्स हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहा जाता है इनको लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहा जाता है हिंदी में अलैंगिक, और इसे कहा जाता है लैंगिक, इसे कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, जिनमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट रहे। सेक्सुअल ऑर्गन्स का मतलब होता है लैंगिक अंगों का, मतलब एक होगा मेल वाला पार्ट, एक होगा फीमेल वाला पार्ट। एक मेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होगा, और इन दोनों के ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, जिनमें लैंगिक जनन अंग हो, एक मेल वाला हो, एक फीमेल वाला हो। जैसे हम हमारी बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र।
तो याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू हो, जिसमें एक मेल वाला ऑर्गन होगा, एक फीमेल वाला ऑर्गन होगा, और मेल से बन रही होंगी मेल गैमेट, फीमेल से बन रही होंगी फीमेल गैमेट, और इनके फ्यूजन से, इनके आपस में जुड़ने से एक नया बेबी, एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा होगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसको हम सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू होने वाला रिप्रोडक्शन मानते हैं। ये किस में होता है? ये हम लोगों में होता है, ये हम लोगों में। इसके एग्जाम्पल होते हैं ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जाति, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चा। एनिमल्स, जानवरों में यही होता है, ठीक है। जितने भी जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब आप बात करते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स काम में ना आए, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स की आपको जरूरत ना हो, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसमें मेल या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर मैम कैसे होता है? मान लो ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के इस हिस्से से एक छोटी सी बाहर की तरफ ऐसी बड बन गई, बाद में ये बड क्या होगी, टूट के नीचे गिर गई, और इसी नीचे गिरने से एक पूरा नया प्लांट बन गया इसके जैसा का जैसा। तो यहां पर कहां पर ऑर्गन्स काम में आ रहे हैं? ठीक है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन आप बताओगे बेटा, ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई प्लांट का हिस्सा है, वो टूट के नीचे गिर गया, उससे एक नया पौधा बन गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई एक प्लांट है, उस प्लांट के आपने कोई हिस्सा तोड़ लिया, जैसे गुलाब के पौधे की आप क्या करते हो, गुलाब के पौधे की आप एक डाली तोड़ते हो, तोड़ के आप नए गमले में लगाते हो, कुछ दिन के बाद देखते हो उससे एक नया गुलाब का पौधा बन गया। तो कैसे बन जाता है? तो आप क्या बताओगे? क्योंकि उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स के बिना कोई भी एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाए, कोई नया एक सजीव बन जाए, उसे बोलते हैं अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब आप प्लांट्स की बात करते हो ना, किसकी? प्लांट्स की, पेड़ पौधों की, तो बच्चों पेड़ पौधों में दोनों होता है, दोनों होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों होता है प्लांट्स में। जबकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है? सेक्सुअल होता है ओनली। यस, बिल्कुल आता है किशन कुमार विश्वकर्मा छुई मुई का पौधा। प्लांट्स लिविंग्स होते हैं किशन, चाहे वो प्लांट छुई मुई का हो, चाहे वो सूरजमुखी का हो। ओके, समझ गए मेरी बात? तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कोई भी प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, और रिप्रोडक्शन एक बहुत जरूरी कैरेक्टर होता है, किसका? लिविंग्स का होता है, लिविंग्स का होता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आप बताओगे, कोई भी लिविंग है तो उस लिविंग के अंदर क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होना चाहिए। इसके बाद अगला कैरेक्टर 9 नंबर पर क्या होता है? 9 नंबर पर आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, या यहीं पर लिख लो साथ में अडेप्टेशन, अलग से लिखना है तो अलग से लिख लेना, अडेप्टेशन। लिविंग्स के अंदर अगला कैरेक्टर होना चाहिए कि जो लिविंग्स होते हैं उनमें सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेशन होना चाहिए। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। लिविंग्स का एक कैरेक्टर बनता है कि जो लिविंग्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशीलता। और अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, उनमें अनुकूलन की प्रकृति होनी चाहिए। यह हालांकि आपको ईवीएस में, एनवायरमेंटल साइंस में आपको पढ़ाया जाता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? जो लिविंग्स होते हैं उनमें सेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, सेंस करने की, किसी भी चीज को महसूस करने की, सेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए अगर कोई लिविंग है तो। जैसे मेरे में सेंसरी ऑर्गन्स हैं कुछ, मैं महसूस कर रही हूं, मुझे सेंस मिल रहा है। मेरी आंखों का काम है देखने का सेंस देना, कानों का काम है सुनने का, जीभ का काम है टेस्ट वाले सेंस देने का, नाक का काम है स्मेल लेने का। स्किन, आपने मुझे चांटा मारा तो मुझे दर्द होगा, तो वो दर्द को महसूस कर रही हूं मैं। मेरे को गर्मी सर्दी सब लग रही है,
अगर मेरे को मई जून के महीने में अगर आप बोलोगे धूप में जाकर खड़ी हो जाओ तो 1 घंटे बाद मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे में सेंस करने की कैपेसिटी है, मुझे हीट लग रही है। सर्दी के मौसम में आप कपड़े पहनते हो, अगर आप सेंसिटिव नहीं होगे, अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं होगी तो बच्चों ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी, कुछ नहीं होगा आपको। ऐसे ही आप बोलोगे मैम क्या प्लांट्स में सेंसिटिविटी होती है? बिल्कुल होती है। आप देखिए मई जून के महीने में आपके बालकनी में बहुत सारे पौधे जल जाते हैं। क्यों जल गए? क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा सनलाइट आ गई, ज्यादा हीट पड़ गई। तो ज्यादा हीट मतलब ज्यादा उष्मा आया तो वो सेंसिटिव थे इतनी हीट के लिए और वो जल गए, है ना। आप प्लांट्स को, आप बोलते ना रात को प्लांट्स को नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि रात को प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, और अगर आपने रात को किसी प्लांट को छेड़ा है या उसे काटा है तो उस प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी की कैपेसिटी होती है, प्लांट्स भी सेंसिटिव होते हैं। छुई मुई का पौधा देख लो आप, तो याद रखिएगा बेटा कि सेंसिटिविटी भी एक लिविंग्स का कैरेक्टर बनता है। आप कॉकरोच को हाथ लगाओ, उंगली लगाओ तो कॉकरोच भाग जाता है, वो सेंस कर लेता है। मच्छर, आप मच्छर को मारने वाले होते हैं उससे पहले मच्छर उड़ जाता है क्योंकि उसे सेंस हो गया क्या उसके ऊपर अटैक होने वाला है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या उनमें सेंस करने की क्षमता होती है। अगर सेंसिटिविटी नहीं होगी तो ना उन्हें कभी दर्द होगा, ना उन्हें सर्दी लगेगी, ना गर्मी लगेगी, ना गुस्सा आएगा, ना वो टेस्ट फील कर पाएंगे, ना उन्हें सर्दी लग पाएगी, ना उन्हें गर्मी लग पाएगी। फिर क्या फायदा रहेगा? जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी आपकी। पेड़ में बिल्कुल होता है ऋषि कुमार, सेंसिटिविटी होती है प्लांट्स में। अगर प्लांट्स में सेंसिटिविटी नहीं होती तो प्लांट कभी जलते नहीं, कभी मरते नहीं। पेड़ पौधे भी मरते हैं, आपको पता है ये बात। तो प्लांट्स में भी होती है सेंसिटिविटी। जब प्लांट के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो सूख जाता है क्योंकि वो सेंसिटिव है, उसे पता लग गया उसके पास पानी की कमी है, इसलिए वो क्या हो गया? जल गया, सूख गया। अगर आप प्लांट को ज्यादा खाद दे देते हो, ज्यादा मिट्टी दे देते हो, ज्यादा पानी दे देते हो तब भी प्लांट जल जाता है, प्लांट खराब हो जाता है, गल जाता है। तो प्लांट्स भी सेंसिटिव हैं, बैक्टीरियाज भी सेंसिटिव होते हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी सब सेंसिटिव हैं। तो सेंसिटिविटी एक लिविंग का कैरेक्टर बनता है बच्चों। लेकिन ये मार्कर, इस मार्कर को मैंने ऐसे फेंक दिया, कैसे दर्द हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। इस मार्कर को सर्दी लग रही है क्या? नहीं लग रही। गर्मी लग रही है क्या? नहीं लग रही। ओके, तो याद रखिएगा सेंसिटिविटी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है प्लांट्स का, होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट्स में होना चाहिए अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है जिस भी लिविंग के चारों तरफ जो सराउंडिंग्स हैं, जो उसका वातावरण है, और वातावरण की डिमांड के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। आपके जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, चारों तरफ का आपका जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जैसे मैं आपको बताती हूं, अभी कोरोना वायरस चल रहा है। अगर आपको कोरोना वायरस से बचाव करना है तो आपको हाथ बार बार धोने होंगे, हैंड को सैनिटाइज करना होगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा। तो आपने कोरोना वायरस, आपका चारों तरफ का एनवायरनमेंट क्या कह रहा है कि भैया आपको कोरोना से बचना है, और बचने के लिए आप क्या करोगे? आप ये सारे प्रिकॉशंस लोगे, और अगर आप नहीं लोगे तो आपके अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा, और ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, आप मर सकते हो। तो कहने का मतलब कि आपके चारों तरफ के वातावरण में जो भी अभी फिलहाल की डिमांड है, आपको सरवाइव करना है तो आपको वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा। आपके हिसाब से वातावरण काम नहीं करेगा, आप वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालोगे। अगर ज्यादा सर्दी है तो कपड़े पहनो ना, सर्दी से बचना है तो। ज्यादा गर्मी है तो पंखा चलाओ, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा कि अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को वातावरण की जो गिवन कंडीशंस हैं उनके हिसाब से ढाल लेना। अडेप्टेशन अनुकूलन कहलाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अडेप्टेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो बच्चों वो मर जाएंगे। अगर आप अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार नहीं ढालोगे, एनवायरनमेंट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप नहीं ढालोगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, उसमें अडेप्टेशन की भी क्वालिटी होनी चाहिए। अनुकूलन और संवेदनशीलता दोनों गुण होने चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तभी वो लिविंग बनेगा।
लेकिन इस मार्कर को ना ही तो कोई सेंस हो रहा है, ना ही इसे अडेप्टेशन की जरूरत है, क्योंकि मार्कर इज ए नॉन लिविंग थिंग। लेकिन हम लिविंग हैं तो हम में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो 9 नंबर पे ये आ गया। 10th नंबर पे लास्ट कैरेक्टर बनता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। और लाइफ स्पैन का मतलब होता है उनका जीवन काल होता है। लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल लिख लो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका पर्टिकुलर एक लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन चक्र होता है उनका। और उस जीवन चक्र के खत्म होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप बोलते हो कि नीम का बरगद का पौधा 400 साल तक जिंदा रहता है, कछुआ 300 साल तक जिंदा रहता है। हम लोग, साइंस कहती है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं अगर उनको कोई बीमारी नहीं हुई है, अगर वो सही हैं, तो ऑन एन एवरेज 70 से 75 साल तक वो जिंदा रहेगा ही रहेगा। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, एक जीवन काल होता है, एक जीवन चक्र होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले कैसे बना, तो मैंने बताया था कि 2 गैमेट्स बनेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट्स बनेंगे, एसेक्सुअल है तो भैया कहीं से कोई पार्ट टूट के गिर गया, उससे नया प्लांट बन गया। अगर मैं हम लोगों की बात करूं तो हम लोगों में स्पर्म्स और ओवा बनते हैं, लड़कों में स्पर्म्स, लड़कियों में ओवा बनते हैं, और उनके जुड़ने से एक जाइगोट बनता है। जाइगोट हमारे बॉडी की पहली कोशिका कहलाती है, युग्मनक बनता है। फिर इस जाइगोट से धीरे 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 बहुत सारे सेल्स, टिश्यू बनते हैं, और फिर उसे क्या कहा जाता है, इम्ब्रियो कहा जाता है। इम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, वो बच्चा जो माँ के पेट में है, माँ के गर्भाशय में है, माँ के वोम्ब में है। उसके बाद धीरे धीरे उस एम्ब्रियो से क्या बनता है, एक पूरा फीटस बनता है। क्या बनता है, एक पूरा फीटस बनता है, एक पूरा शिशु बनता है। उसके बाद इस शिशु का हो जाता है जन्म, और जन्म के समय आप उसे चाइल्ड बोलते हो, आप उसे बच्चा बोलते हो। तो उसकी कौन सी अवस्था शुरू होती है, उसकी चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, उसका बाल्य अवस्था शुरू हो जाती है। और फिर धीरे धीरे चाइल्डहुड से उसके बाद उसके बॉडी में अडल्ट एज आती है, कुछ प्यूबिक चेंजेस आते हैं। प्यूबिक चेंज, किशोरा अवस्था आती है। लड़कों में अलग प्यूबिक चेंजेस आएंगे, लड़कियों में अलग आएंगे, सब पढ़ाऊंगी मैं। और अडल्ट एज को बोला जाता है किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था। और फिर अडल्ट एज के बाद धीरे 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 वो क्या हो जाता है, उसकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है, उसका बुढ़ापा शुरू हो जाता है। और ओल्ड एज के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी क्या हो जाती है, डेथ, उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरी बात समझ गए आप कि ये उसका जीवन चक्र है। यहां से उसका जन्म हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से इम्ब्रियो बना, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ तो मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ग्रोथ लिविंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लिविंग वह है जिसकी ग्रोथ हो रही है, जिसकी वृद्धि हो रही है। अगर ग्रोथ नहीं होएगी तो फिर वो कैसे काम करेगा, काम ही नहीं चलेगा उसका। आप छोटे बच्चे थे, आप इतने से थे, धीरे धीरे आपका साइज बढ़ता गया, आपके हाथ इतने इतने थे, छोटे थे तब, आज देखो आपके हाथ कितने बड़े बड़े हैं। तो आपके बॉडी की ग्रोथ हुई। आप एक छोटा सा प्लांट लाते हैं घर में, इतना छोटा सा लाते हैं, आज देखो इतना बड़ा हो गया, उसकी ग्रोथ हुई है। तो ये तो मैंने पहले ही कहा था, धीरज सोनी बेटा, इसका मतलब अडल्ट होता है, ठीक है। तो ग्रोथ तो बहुत जरूरी है। ग्रोथ, वृद्धि और विकास तो लिविंग का बहुत अच्छा कैरेक्टर और बहुत जरूरी कैरेक्टर है। तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं आपको कि लिविंग्स की ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो आप इतने थे तो इतने ही बचोगे आप। और ग्रोथ की क्यों होती है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था हमारे बॉडी में कौन सा प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन। इसी के थ्रू आपके बॉडी की ग्रोथ होती है, कोशिका विभाजन। इसमें हमारी सेल्स डिवाइड होती हैं और एक सेल से अनेकों सेल बनती जाती हैं। सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स आपके बनते जाते हैं और ऑर्गन्स की ग्रोथ होती जाती है। अल्टीमेटली आपके बॉडी की ग्रोथ होती जाती है इस तरीके से। तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये ग्रोथ ही तो है, पहले जाइगोट बना, जाइगोट से वो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से वो फीटस कहलाया, फिर चाइल्ड कहलाया, फिर अडल्ट कहलाया, फिर ओल्ड एज, फिर डेथ हो गई उसकी। छोटा बच्चा था तो इतना सा था, उसके बाद मरा तो इतना बड़ा मर गया वो, तो उसकी ग्रोथ हुई ना। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास एंड वृद्धि, दोनों बहुत अच्छे कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, होने चाहिए।
तो ये सारे के सारे कैरेक्टर जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं वही क्या है, लिविंग है, और जिसमें नहीं है वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो मैंने आपको सारे कैरेक्टर बता दिए बच्चा, लिविंग और नॉन लिविंग के, ये आप याद रख लीजिएगा। ये देखो इतने कैरेक्टर कल तक की क्लास में बताए थे, अब इसके आगे और कैरेक्टर जोड़ दो। ये सारे तो मैंने कल ही पढ़ा दिए थे कि भैया ये सारे कैरेक्टर लिविंग के हैं। अब इसके बाद बताओ नेक्स्ट कैरेक्टर क्या पढ़ा हमने आज? नेक्स्ट पढ़ा कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन की प्रक्रिया होनी चाहिए। लिविंग वही है जिसकी क्या हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, उसके ऑर्गन्स, उसके बॉडी पार्ट्स सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, वृद्धि और विकास होना चाहिए। और लिविंग वही है जिसके अंदर क्या हो, अडेप्टेशन एंड सेंसिटिविटी की क्वालिटी हो, अडेप्टेशन, अनुकूलन, एंड उसमें सेंस करने की क्षमता होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। लिविंग वही है जिसके बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन, और लिविंग वही है जिसके बॉडी में प्रॉपर एक उसके शरीर का एक लाइफ साइकिल उसने जिया हो, एक जीवन चक्र हो। ये सारे कैरेक्टर जिसके अंदर हैं उसे बोलते हैं हम लिविंग। और लिविंग्स के बारे में स्टडी हम साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम क्या बनाते हैं, बायोलॉजी, उसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं, उसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। इसका मतलब मैम आप जो हमें बायोलॉजी पढ़ाने वाली हो तो वहां पर ये सारे टर्म्स हमें काम में आने वाले हैं। यस, मैंने इंट्रोडक्शन क्यों दिया, ताकि आपको रिप्रोडक्शन शब्द का मीनिंग समझ में आए, न्यूट्रिशन का मीनिंग समझ में आए, डाइजेशन का आए, रेस्पिरेशन का आए, सेल ऑर्गेनाइजेशन का आए, प्रोटोप्लाज्म का आए, मेटाबॉलिज्म का आए, एक्सक्रीशन का आए, अडेप्टेशन का आए, ग्रोथ का मीनिंग पता हो। अब आगे ये मीनिंग वापस नहीं बताऊंगी आपको, अब नहीं बताऊंगी। तो ये था आपका लिविंग्स के कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जिस भी ऑर्गेनिज्म में है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज, आप बताओगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिसमें नहीं है दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉन लिविंग। तो हमारे बॉडी में ये सब कुछ है, प्लांट में है, बैक्टीरिया में है, गाय में है, भैंस में है, बकरी में है, इसलिए दे ऑल आर नॉन एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो सब क्या है, सजीव हैं। और सजीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब मैम बायोलॉजी में हम किसके बारे में बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बायोलॉजी में किसी के बारे में बात नहीं करते हैं। जितना पढ़ाऊंगी हम सब लिविंग्स की बात करेंगे। अब यहां तक की क्लास में किसी भी भाई बंधु को कोई डाउट हो अभी तक की क्लास में, प्लीज मुझसे पूछिए, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम केमिस्ट्री की क्लास कब होगी? कृष्णकांत मीना, मैं पहले ही बता चुकी हूं ये बात, मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको ये बात कि अभी सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स चल रहा है आपके बैच में। वो पढ़िए आराम से। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, 3 ना आप पढ़ पाओगे ना हम पढ़ा पाएंगे। 2 दे रहे हैं बहुत है, थोड़ा बायोलॉजी हो जाएगा 40-50%, तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, सिलेबस हमें करवाना है। हमने आपसे 3 महीने मांगे हैं, 3 महीने में हम आपको सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। तो यहां तक की क्लास में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज आस्क एनी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी चीज आपको पूछनी हो कहीं से भी, कभी पढ़ा हो बायोलॉजी, कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया हो, सब पूछिए, नहीं तो फिर मैं पूछूंगी आपसे। कोई डाउट नहीं है? चलो अब ये बताओ, सिलेबस नोट करवाऊं या सिलेबस की एक पीडीएफ डलवा दूं? सिलेबस नोट करना है तो सिलेबस आप नोट कर लो, वरना सिलेबस का एक पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी कि ये सिलेबस मैं करवाने वाली हूं। वैसे मोटा मोटा तो मैंने बता ही दिया था सिलेबस, कि हम जूलॉजी पढ़ेंगे, हम बॉटनी पढ़ेंगे, हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे और हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। 2 क्लास सही है, फिलहाल 2 ही क्लास देंगे हम आपको। सब समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बायोलॉजी टर्म कब दिया गया, ललिता पूछ रही है। 1801 से लेकर 1802 का समय था। इस समय में बायोलॉजी शब्द दिया गया। फिजिक्स की क्लास कितने बजे होती है आपको मालूम नहीं है? 1 से 2:30 होती है फिजिक्स की क्लास। आप कहाँ रहते हैं? 1 से 2:30 में डेली आप फिजिक्स की क्लासेस आपकी हो रही हैं। हाँ जी, पीडीएफ अपलोड कर दूं सिलेबस का? चलो बहुत बढ़िया। हाँ ओके, चलो
ठीक है, सिलेबस का पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, एक ही बात है, बोर्ड पे लिखो, पीडीएफ में आप देख लेना आपकी ये चैप्टर आपके हो गए हैं, उसे टिक करते जाना, ठीक है, जो जो हो गए उसे आप अपने टिक करते जाना, प्रिंट आउट निकलवा लेना कि ये करवा दिया मैम ने, ये करवा दिया, ये करवा दिया, जो नहीं करवाए हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम पहले क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें जूलॉजी से ज्यादा आता है, जूलॉजी अप्रोक्स 60 से 70% बायोलॉजी जूलॉजी में कंप्लीट हो जाती है। हम जंतु विज्ञान पहले पढ़ेंगे, जूलॉजी हम पहले पढ़ेंगे। आप जूलॉजी का मीनिंग पढ़ा चुकी हूं, बार बार नहीं पढ़ूंगी। और जूलॉजी का एक बहुत बड़ा चैप्टर बनता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये मान लो कि जिस दिन आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया उस दिन आपका 60-70% तो बायो खत्म हो गया। एक चैप्टर में अनेकों चैप्टर हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है वो हमारी वेबसाइट से कर लो, futuretimes.in, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लो पीडीएफ। नहीं हो रहा है, कभी कभी नहीं होता, कोई मोबाइल फोन का जो नया वर्जन आता है ना, इन नए नए वर्जन में पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, तो यहां से कर लेना, ठीक है। चलो, तो जूलॉजी जब आप बात करते हो जूलॉजी में तो हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर बनता है जिसे कहा जाता है बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी, और हिंदी में कहा जाता है मानव शारीरिकी। ह्यूमन बॉडी का जो शरीर है वो कैसे बना है, हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, हमारे ऑर्गन्स कैसे बने हैं, वो ऑर्गन क्या काम करते हैं, कैसे आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना। जैसे मैंने कहा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, आप क्या बताओगे। मैंने कहा आपसे आपके लीवर का काम क्या है, आपके फेफड़े क्या काम करते हैं, तो इन सारे ऑर्गन्स के बारे में एक एक करके पढ़ना। मानव के शारीरिकी, मानव के शरीर का आकार किस तरीके से बना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको समझना ही ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं सिस्टम्स, हम सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ते हैं। कौन कौन से सिस्टम, तो जरा लिख लीजिए, चलो आप लिख ही लो, फिर सिलेबस लिख ही लो, कोई बात नहीं, चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे, एक नई क्लास से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। जरा लिखना कौन कौन से सिस्टम आते हैं इसमें। पहला है नर्वस सिस्टम, ये पहले करवाऊंगी आपको। पहला सिस्टम नर्वस सिस्टम, जिसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। दूसरा, इसमें क्या पढ़ाऊंगी, इसमें हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों ब्रेन, ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, और साथ में पढ़ते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड, जिसे कहते हैं हम मेरुरज्जु। और रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु नहीं होती है, कुछ तो ऐसे उल्लू बच्चे होते हैं उन्हें लगता है रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड एक ही होता है, गलत बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब पढ़ाऊंगी आपको मैं धीरे धीरे। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे मेन चैप्टर यही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। इसमें मेन ऑर्गन पढ़ते हैं वो हम हमारे फेफड़ों के बारे में, लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फेफड़ों की एनाटॉमी पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा सिस्टम कौन सा पढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर पे, आप नंबरिंग आप लोग करते जाना, मुझे नंबरिंग नहीं याद रहता है। थर्ड नंबर पे पढ़ते हैं हम स्केलेटल सिस्टम, इसे कहा जाता है कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं हम कि यहाँ पर कितनी हड्डी होती है, कौन सी छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, कान में कितनी है, नाक में कितनी है, सारी हड्डियों के बारे में पढ़ना है। हड्डियों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हड्डियां कैसे बनती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम मस्क्यूलर सिस्टम, कितनी मांसपेशियां होती हैं, कितनी मांसपेशियां होती है, इसे मांसपेशीय या पेशीय तंत्र कहा जाता है, मांसपेशीय तंत्र। इसमें हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मसल्स बनती हैं, मसल्स क्या काम करवाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मसल्स का क्या काम होता है तो आप क्या बताओगे, क्या काम होता है। नहीं, वेबसाइट पर लॉगिन नहीं होता है बेटा। अच्छा, वेबसाइट पर पीडीएफ डालने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा ना आपको। आप लैपटॉप में चला लो ना हमारी एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मस्कुलर सिस्टम के बाद अगला आता है, आप लिखोगे एंडोक्राइन सिस्टम।
एंडोक्राइन सिस्टम, और हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। हिंदी में इसे कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। सुना है कभी? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हम यहाँ पर ग्लैंड्स और हार्मोन्स पढ़ते हैं। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाने के लिए बहुत सारे हार्मोन होते हैं, और जो हार्मोन बनाती हैं उन्हें ही हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी में इसे कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, चारों तरफ घूमने वाला तंत्र। कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इसमें? इसमें मेन पढ़ा जाता है बच्चों खून के बारे में, ब्लड, खून, रक्त, और उसके बाद पढ़ा जाता है जो आपका हार्ट है, कैसे आपका हार्ट काम करता है, ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर आपका हृदय, दिल और खून के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद पढ़ा जाता है बच्चों नेक्स्ट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे पाचन तंत्र काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे खाना पचता है, कहां कहां पचता है, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम। माउथ, टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, ये सब यहां आ जाता है। देन आप पढ़ते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हिंदी में इसे कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। अभी बताया था ना मैंने, एक्सक्रीशन इज द मोस्ट फेमस क्वालिटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उत्सर्जन तंत्र में मेनली आप अपने गुर्दों के बारे में पढ़ते हो। किडनी कैसे ब्लड को फिल्टर करता है, कैसे आपके गुर्दे काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में लिखोगे प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में लिखोगे इससे प्यारे बच्चों प्रजनन तंत्र, और इसमें दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, मेल का एंड फीमेल का, नर प्रजनन तंत्र एंड मादा प्रजनन तंत्र, दोनों आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है थोड़े से ह्यूमन फिजियोलॉजी में सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है संवेदी अंग। संवेदी अंग जो किसी भी चीज का सेंस देते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ोगे? आय पढ़ोगे, आंख के बारे में, और हल्का फुल्का आपको कान के बारे में पढ़ना है। आंख और कान के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो ये सारे ह्यूमन बॉडी के देखो सारे ऑर्गन से तो है, ये देखो ये सारे ऑर्गन तो पढ़ रहे हो आप, और क्या पढ़ रहे हो? ये सारे सिस्टम जिस दिन आप पढ़ लोगे उस दिन आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा जूलॉजी का। कौन सा चैप्टर? ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी, मानव का शरीर कैसे बना है। फिर आगे क्या पढ़ोगे? कैसे इन ऑर्गन्स में आप इन ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेते हो, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया। इन ऑर्गन में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो ह्यूमन डिजीज हो गया। ये सब चैप्टर पढ़ लोगे, है ना? यस पायल, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। नर्वस सिस्टम बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगी। डीप का मतलब क्या है? जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कवर होने चाहिए आपके, वो ना हो तो आप मैं बैठी हूं। हाँ, एक बच्चा कह रहे मैम इम्यून सिस्टम नहीं पढ़ाओगे क्या? देखो बेटा, इम्यून सिस्टम अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जब मैं आपको ब्लड करवाऊंगी तो वहां बता दूंगी कि इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है WBC। वहीं पर मैं आपको एंटीजन एंटीबॉडी टर्म बता दूंगी कि क्या होता है एंटीजन, क्या होता है एंटीबॉडी। फिर वहीं पर मैं आपको बता देती हूं किसके बारे में, ग्लैंड वाले चैप्टर में थाइमस ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। तो ये सब मैं वहीं पर पढ़ा देती हूँ, सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एक कह रहा जेनेटिक्स, अरे जेनेटिक्स तो अलग ब्रांच है, हम सिर्फ जूलॉजी की बात कर रहे हैं फिलहाल। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जबकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। चीजों को ना आपस में घोल मोल मत किया करो, ध्यान से सुना करो टीचर क्या कह रहा है। जब मैं कह रही हूं हम जूलॉजी लिख रहे हैं पहले, तो जूलॉजी भी ब्रांच है, पढ़ा चुकी हूं। जेनेटिक्स इज ऑल्सो ए ब्रांच, तो जेनेटिक्स एक ब्रांच होगी ना, अलग से पढ़ाऊंगी, वो मुझे पता है। ये तो सिर्फ मैंने आपको जूलॉजी का एक चैप्टर में इतने सारे चैप्टर पढ़ाने को बोला है, समझ रहे हो? नोट्स खुद से बनाओ संदीप, एक बार नोट्स खुद से बनाओ।
ओके तो सबसे पहले मैं आपको यही चैप्टर करवाऊंगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी, ये सब पढ़ा दूंगी आपको, तब आपका ये चैप्टर फिनिश होगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना चाहते हो। तो कल से हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कल आप कहोगे तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा दूंगी। वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पहले पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। परिसंचरण तंत्र, या फिर आप कहोगे तो डाइजेस्टिव पढ़ा दूंगी, आपके पास चॉइस है। अच्छा एक बात बताऊं, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने सेल्स नहीं पढ़ाया, आपने टिश्यू नहीं पढ़ाया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी पढ़ लो। आप मुझे कहोगे ना लास्ट वाला चैप्टर सबसे पहले पढ़ा दो, तो भी मैं पढ़ा दूंगी। आपको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए, कोई सीक्वेंस नहीं होती है बायोलॉजी में। आप कहीं से भी पढ़ लो, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, है ना। तो आप कहीं से भी पढ़ लो, आप डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो आप ऐसा नहीं है कि आपने अगर डाइजेस्टिव नहीं पढ़ा तो आपको सर्कुलेटरी समझ में नहीं आएगा, नहीं, सब आएगा आपको, दोनों आएगा। तो ये पुराना स्टाइल आप छोड़ दो कि पहले सेल पढ़ाओ फिर टिश्यू पढ़ाओ फिर ऑर्गन पढ़ाओ। मेरी मर्जी, मैं जो पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी। बस ये आपकी गारंटी है कि भैया जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको समझ में आएगा और उसके क्वेश्चंस आप लगा लोगे एग्जाम में। तो कहीं से भी पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। कल से इसे स्टार्ट करते हैं, लेकर अपने अपने प्रभु का नाम बढ़िया से। और अभी तक आपकी क्लास को आप बढ़िया से उसके नोट्स प्रिपेयर करो और खुद से नोट्स बनाना सीखो। मैंने नोट्स डलवा दिए हैं, आप चाहो तो मेरे नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लो, लेकिन मैं तो ये कहूंगी एक बार साइंस अपने हाथों से पढ़ के लिख कर छोड़ दो ना, मामला ही खत्म कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अब देखो एक कह रहे हैं साइटोलॉजी करवाया तो जाएगा, बिल्कुल करवाऊंगी। साइटोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फिर ह्यूमन डिजीज, एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया है, सब करवाऊंगी मैं। शायद आप लोग जानते नहीं है मेरे बारे में, है ना, सब करवाऊंगी मैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है, मैं, आप मेरे पुराने बैच देखोगे तो किसी बैच में मैंने साइटोलॉजी से स्टार्ट करा है, किसी से मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट किया, किसी को मैंने एनिमल किंगडम पहले पढ़ाया है। तो वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है और बच्चों पे डिपेंड करता है, कैसे बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं इस बैच में, उसके हिसाब से मैं स्टार्ट कर देती हूँ चैप्टर। तो कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़ लो, हमें पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, बस क्वेश्चन आपके होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों कल से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज के लिए क्लास को यहीं रोकते हैं। तो कल अपना बढ़िया से पेन कॉपी लेकर बैठना और बढ़िया से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना गजब से, और मुझे भी भेजना। धीरज सोनी कह रहे हैं सीडीएस का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, चुटकियों में होगा, ऐसे क्वेश्चन करोगे आप। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अभी तो नहीं आई है लेकिन इस साल के लास्ट में आने की संभावना है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में साइंस ही आता है भर भर के, साइंस के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो कल से कल मिलते हैं इसी टाइम पर इसी जगह, और कल से अपना पेन कॉपी लेकर बैठ जाना और बढ़िया से आप मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करो, गजब नोट्स बनाओ, गजब प्रैक्टिस करो। मैं बताऊंगी कौन कौन सी किताबें लेनी है, कैसे करनी है, थोड़ा ढलो अभी हमारे अनुसार। अभी आप लोग दिमाग मत चलाओ, जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे चलते जाओ। ये सब क्वेश्चन मत करो केमिस्ट्री कब क्या होगा, हमें पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे, चाहे केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगी, बायो भी मैं पढ़ाऊंगी। तो आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है और अपने क्वेश्चंस लगाने से मतलब है। ठीक है बेटा, नीट के फाउंडेशन बैच के तौर पे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप, इसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। कल मिलूंगी मैं आपसे। डीआरडीओ के क्वेश्चन तो ऐसे करते हो आप चुटकियों में, डीआरडीओ कोई लेवल नहीं आता है साइंस का। साइंस का अच्छा लेवल आता है या तो स्टेट पीसीएस में, अब नीट का तो कहना है क्या, नीट में तो साइंस नहीं आएगा तो और क्या आएगा। इसके अलावा सीएपीएफ एंड एनडीए सीडीएस, इन चारों को अगर एग्जाम के अगर आप क्वेश्चन पेपर लगा पा रहे हो ना, तो आप इस धरती का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइंस कर लोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम का पेपर उठा लो, बहुत टफ आता है उसका, अगर उसके क्वेश्चन लगा रहे हो आप 50% भी क्वेश्चन लगा रहे हो, तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, डीआरडीओ उनके क्वेश्चन तो आप ऐसे करके आ जाओ चुटकियों में। ठीक है, चलो तो बेटा कल मिल